Hello and welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching डिजिटल साइंस पाठशाला। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और प्रीवियस लेक्चर में पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है और उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्यों फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया था। साथ ही हम लोगों ने यह भी समझा था कि एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर होते हैं वो रियल लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बढ़ जाएंगे आगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको यहां से ना एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने वीडियो देखा है और आगे देखेंगे कंटिन्यू तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, ठीक है, आइए बढ़ते इसका आगे। तो आप सभी नोटबुक और पेन जो है ना वो निकाल लें और आप अपना हेडिंग लिखें कॉपी में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, तो आप उन्हें एक बार हर दिन रिवाइज जरूर कर लें। जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे आप भूलते जाएंगे और पढ़ने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा हम केवल उसी के लिए सॉल्व करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइडियल सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी होगा प्रेजेंट, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको ये समझाएंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली वो होता क्या है। आइए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से ना इसको समझने का प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने लिया हुआ है वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारे पास बताओ क्या है, ये हमारे पास है वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने पहले भी कई लेक्चरों में आपको समझाया है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल और सॉल्यूट होगा आपका नॉन वोलेटाइल, तो उससे वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप सभी ने देखा है। देखो ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मेरे पास एक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है। ठीक है, सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है। ठीक है, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का अपना खुद का एक प्रेशर होता है। कौन सा, आप उसे कहते हो पी नॉट, है ना। देखो इसका क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है ये वेपराइज होगा। अगर वेपराइज होगा तो इसका पी नॉट ए होगा। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट बुक में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसे पी नॉट वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पी नॉट वन कर लो या पी नॉट ए ले लो। तो यहाँ पर मैं फिलहाल पी नॉट ए ले रहा हूँ। ठीक है, ए या बी, जो कंपोनेंट ए होगा ना वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जो कंपोनेंट बी होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। ये बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग वन कर सकते हो या फिर ए, बात आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर पी नॉट ए जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ना वो ऐड कर दिया। क्या क्या बताओ, हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। आपने जैसे ही ऐड किया, आप सभी जानते हो कि जो ये सॉल्यूशन जो अब बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो कम होगा। किससे, प्योर वाले से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से प्योर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके कंपेरिजन में सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा लो होगा। ठीक है, अब वो क्यों होगा वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो अब जो बना आपका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अब जब आपको जो मिला सॉल्यूशन यानी कि पी ए क्या बताओ, पी ए हमारा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग NVS। अब NVS ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर कम हुआ। अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बहुत सारे ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है जो कि
हाँ, अफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बताओ? अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट होते हैं किससे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। उन्हीं का हम लोग इस टॉपिक में स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आइए डिफाइन करते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो कई सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है ना। सपोज करो मेरे पास क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी डिपेंड करता है किस पर? बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। अब जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो सोल्यूट पार्टिकल ऐसा क्या करता है जो जाकर के सॉल्यूशन के अंदर उसके वेपर प्रेशर को लो करता है, वो अपने पीछे सिखाए। तो आइए हम लोग डिपेंड ना डिफाइन करते हैं सबसे पहले किसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग ये कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज of solution which depends only on the depends only on the number of solute पार्टिकल्स, ठीक है। देखो यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो केवल और केवल डिपेंड करती है कि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स कितने हैं, ठीक है ना, रेदर देन irrespective of nature of solute पार्टिकल्स, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल का नेचर कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। सोल्यूट पार्टिकल कितने नंबर में है सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। भाई नेचर का मतलब यहां पर यह है कि आप उसके अंदर NVS ऐड करते हो यूरिया, या फिर करते हो ग्लूकोज, या फिर करते हो शुगर, वो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है ना, सोल्यूट पार्टिकल के नंबर्स कितने हैं, आपको ये पॉइंट ना आपको यहां फिट करना है माइंड में कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितनी ज्यादा संख्या में है, उस पर डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? हमारे सिलेबस में साथियों टोटल 4 ऐसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, जिसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ठीक है ना। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में चाहे नीट्स हो चाहे जेईई मेंस हो, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। बोर्ड में एटलीस्ट 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कहां पर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपके आएंगे ना, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आपसे पूछ लेगा कि विच फैक्टर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स, ठीक है। तो आप लोग वहां पर घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? 4 मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? आइए जानते हैं 4 मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। देखो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं साथियों, उसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। आप इसको बड़े प्यार से RLVP बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हम इसको RLVP बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। RLVP। सेकंड मेरे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखो ध्यान से, पहले पॉइंट में क्या कहा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर कम होगा NVS ऐड करने से, उसके रिलेटिव में कितना कम होगा सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे, यानी कि आप निकालेंगे रिलेटिव। सेकंड हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बताओ? इंक्रीजमेंट होना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजमेंट होगा उसकी भी हम लोग यहां पर करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास में आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसमें कोई एनवीएस ऐड कर दिया तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था वाटर, वो अब उस 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर यानी कि नेगेटिव में, माइनस में जाकर के फ्रीज होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। और फोर्थ जो आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपको पढ़ना है। चलिए वन बाय वन इनकी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और आपको समझाते हैं एक्चुअल में होता क्या है ये। देखिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में लोवरिंग आता है, ठीक है। चलिए देखिए, आर एल वीपी की हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आर एल वीपी लिखेंगे, ठीक है ना। हर जगह पे इतना लंबा नाम आप कौन लिखेगा, ठीक है। हम सब मॉडर्न जमाने के, है ना, हम सब क्या है बताओ, हम सब मॉडर्न जमाने के छात्र हैं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि मुझे आदत है डायग्राम के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया है, ठीक है भैया। इस वोलेटाइल सोल्यूट का क्या होगा, अपना प्योर वेपर प्रेशर होगा, और फिर आपने इसमें एनवीएस भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई साहब, कि जो पी नॉट ए है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे पी ए, ये क्या होगा बताओ, कि हमारा होगा वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंटेनिंग क्या क्या कंटेनिंग एनवीएस, एनवीएस बोले तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है ना। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट व्हेन वी ऐड NVS in volatiles, volatile solute, जब हम volatile solute, ओ सॉरी, इन volatile solvent, solute लिख दे गलती से, है ना, solvent, the vapor pressure of solution is decreased, है ना। क्या होगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज्ड। यानी आप ये कह सकते हो दैट इज सॉल्यूशन का जो होगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो पी ए होगा वो लेस होगा पी नॉट ए से, तो लेस होगा मतलब कम हो गया, कितना कम हो गया, कितना चेंज आया, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो हम लोग अगर चेंज लिखेंगे ना साथियों, तो ऐसे लिखेंगे कि भाई डेल्टा, यानी कि लोवरिंग, आप यहाँ पर लिखो लोवरिंग, लोवरिंग मतलब कम हो गया, ठीक है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। कितना कम हुआ, तो देखो जितना पहले था प्योर फॉर्म में, भाई वो क्या था, ज्यादा था ना, तो हम हमेशा ज्यादा में से कम करते हैं माइनस, तो जो पी नॉट ए था मोर था, ज्यादा था, उसमें से हम लोग सॉल्यूशन का माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम लोग लोवरिंग को ना चेंज यानी कि डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी आप समझ गए ना क्या होता है। अब आप ये कह सकते हो कि जो आपका डेल्टा पी है, आपका नहीं मतलब सॉल्यूशन का जो डेल्टा पी है वो पी नॉट ए माइनस पी ए होगा, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, सुनो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ आपने क्या सीखा था, मैंने आपको रोल्स लॉ में एक टॉपिक सिखाया था कि अगर किसी
मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसमें केवल कंट्रीब्यूट करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना कि सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। अब सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो वेपर बनेगा नहीं। ऐसे ही यहां पर अब ये मतलब क्या है, ये है कि भाई आपने अगर एनवीएस ऐड किया, ठीक है ना, अगर आपने एनवीएस ऐड किया तो कितना लोवरिंग हुआ वेपर प्रेशर में। इट इज द ओनली इट इज द ओनली लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये केवल लोवरिंग है, ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, किसको बताओ, डेल्टा पी को जब आप पी ए से डिवाइड कर देंगे, देखो क्या है, सॉरी पी ए से नहीं, पी नॉट ए से, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, पी नॉट ए से आपने क्या किया, ये जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा पी, उसको जब आप डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के, सॉरी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तब जो टर्म आएगा उसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर ओनली डेल्टा पी है तो हम उसको आर एल वीपी नहीं कहते। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे बताओ, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, पी नॉट ए से, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, तब ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, हमारा कहलाएगा ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आर एल वीपी, ये कहलाएगा, ठीक है ना, जब ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है ना, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, पी ए जो होगा वो पी नॉट ए और एक्स ए होगा। यानी कि सॉल्यूशन का, या आप कह लो वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो प्योर फॉर्म में था उसका नहीं, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए टाइम्स होगा उसमें सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, सॉरी मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है, उसके मल्टीपल होगा, किसके बताओ, हाँ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीपल होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ही आपको पता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और हम लोग यहां पर देखो क्या लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी, सॉरी हाँ ए, ठीक है, अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से देखो, अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, जो पी नॉट ए है, ठीक है ना, वो तो एज इट इज रहेगा, पी ए की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ क्या कि अच्छा पहले आप ना ये हटा दो, ठीक है, ये मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं यहाँ केवल डेल्टा ले रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा मतलब डेल्टा पी है ना, ये हमारा कौन था बताओ, ये हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये हमारा होगा आर एल वी पी, लेकिन ये कैसे आएगा, देखो यहां से आता है फॉर्मूले से, आपको ये ध्यान रखना है पहले, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पी ए जो होता है पी नॉट ए एक्स से होता है। अब हम इस वाले टर्म के अंदर पी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पी ए की वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट ए कॉमन कर लेंगे तो एक माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। अब बताओ, आप सभी जानते हो कंपोनेंट ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। हम लोग क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे एक्स बी, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको इधर डिवाइड में ले आओ, पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, एक्स बी, ठीक है, एक्स भी आपको बचेगा। तो ये हमारे पास क्या देखो, एक नया टर्म आ गया आपके सामने, जिसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बताओ, हाँ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया था ना क्या, कि ये जो वाला जो ये वाला जो टर्म होगा आपका, ये वाला जो टर्म होगा, ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, आर एल वीपी, इसे आप बोलोगे आर एल वीपी, ठीक है ना। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो हमेशा इक्वल होता है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इसे कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। ये सभी टर्म आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। एक साथ आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप एसएस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको क्या होगा, सब कुछ एक साथ समझ में आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखो यहाँ पर क्या देखना है, एक लाइन लिखनी है कि आर एल, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आर एल वीपी ऑफ सॉल्यूशन containing NBS is equal to the mole fraction of solute present इन सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है ना सोल्यूट, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है हमेशा। कौन बताओ, हाँ RLVP। अब हमसे क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई, आपका अगर प्योर फॉर्म में किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना P0A है, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन का भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा ये बताओ कितने मास ऑफ सोल्यूट आपने उसमें ऐड किया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आपने क्या देखा, देखो अभी आपने देखा कि RLVP था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू हमारा बना था मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो आप बताओ इसे क्या लिखोगे, NB लिखोगे, यानी कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी, है ना। आप इसको ये लिखोगे। अब हम ये लेट करके चल रहे हैं कि हमारा जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या होगा, देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बताओ डाइल्यूट है तो सोल्यूट के कंपैरिजन में सोलिएंट जो होगा, सॉल्वेंट, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो हम लोग ये लेट करके चल रहे हैं कि जो कंपोनेंट बी का होगा नंबर ऑफ मोल्स, वो काफी ज्यादा लेस होगा, ठीक है ना। क्या होगा बताओ, वो लेस होगा, मतलब कम होगा, किससे, ए से। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जो कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स है और कंपोनेंट बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं बी का। अब मान लो कि कोई तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर है और उसमें आपने केवल 2-3 दाने चीनी के मिला दिए, तो क्या वो जो वाटर है उसके अंदर स्वीटनेस आएगा, उसमें मिठास आएगा, नहीं आएगा ना, मतलब नेग्लेजिबल है वो, ठीक है ना। चीनी बताओ 1 लीटर पानी में 2 दाना चीनी, तो क्या काफी ज्यादा डाइल्यूट बन गया वो सॉल्यूशन, तो उसमें सोल्यूट के जो मोल्स होंगे उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे केवल Na, सम को लिखेंगे, नेग्लेक्ट क्या मतलब Na प्लस NB के सम को हम लोगों ने Na के इक्वल लिया है, क्योंकि B का उतना अच्छा खासा जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो हम लोग इसी प्रोसेस को आगे अगर बढ़ाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू, देखो अब आप इसे क्या लिखेंगे, NB अपॉन में Na लिखेंगे, और जो हमारे पास NB है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसे आप क्या लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखेंगे मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन उसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में कौन आएगा बताओ, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, है ना। आप देखो आप इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं डेल्टा P अपॉन P0A को क्या लिखूंगा बताओ, आप इसको लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ठीक है। ये आपका क्या बना, फाइनल फॉर्मूला बना, ठीक है ना। यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि WB क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है ना। WA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना।
एम ए क्या है, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास, जो आप फॉर्मूले से जोड़ करके कैलकुलेट करते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना। एम बी क्या है बताओ, एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आपको देखो ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। इसका यूज बहुत बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट का मोलर मास भी निकलवा लेता है और सॉल्यूट का जो है गिवन मास भी निकलवा लेगा। कैसे, वो मैं भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, तो आप इसको सिंपली पी नॉट ए माइनस पी ए लिखेंगे अपॉन पी नॉट ए लिखेंगे इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है ना। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हमारा होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। इस फॉर्मूले को आप लोग कॉपी करिए, अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए। सुबह दोपहर शाम, सुबह सो के उठने के बाद, स्कूल जाने से पहले, दोपहर में स्कूल से आने के बाद और रात को सोने से पहले 3 बार आपको ये रिवाइज करना है। आप कभी भी जीवन में फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। और ये रिवीजन आपको 5 बार करना है दिन में, एटलीस्ट ट्राई करना, ठीक है। अगर 5 बार नहीं कर सकते तो 3 बार तो जरूरी करना है और कंटिन्यू 10 डेज तक करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। कॉपी करिए जल्दी से। चलिए, तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, आरएलवीबी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसे मैं कर देता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट में है 1.9, उसे आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, कैसे क्वेश्चन होगा देखिए। अगर तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल करने का देखो जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ के समझ जाते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में, इसका मतलब। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन रीड करके समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले लिखना है और इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको जो फाइंड आउट करना है उसका रिलेशन क्या है जो गिवन है उसके साथ। जो क्वांटिटी गिवन है उसका देखो ध्यान से, और जो क्वांटिटी गिवन नहीं है फाइंड आउट करना है उसको देखो ध्यान से। कोई ना कोई उनके बीच में रिलेशन होगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें घुमाया गया हो, ठीक है ना। तो लेकिन रिलेशन जरूर होगा उनके बीच में। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना जरूर है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर एक ही बार में आपको समझ में आ रहा है फिर तो बढ़िया है। क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, देखो यहाँ पर बेंजीन भाई साहब है। अब प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर एट सर्टेन टेम्परेचर, अच्छा ध्यान रखना, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको किसी न किसी गिवन टेम्परेचर पे दिया होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको ध्यान नहीं देना इतना खास, ठीक है ना, इसमें आरएलवीबी पर। ये कह रहा है प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है बताओ। प्योर बेंजीन मतलब आपको मैंने कहा था पी नॉट, ठीक है ना। ए मतलब होगा आपका बेंजीन। अब बेंजीन यहाँ पर क्या बताओ, सोलवेंट होगा पक्का 100%। तो प्योर बेंजीन है तो यहाँ पर मैं C6H6 लिख रहा हूँ बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्या होगा बताओ, 0.850 क्या बताओ बार में है, ठीक है ना, ये बार में है। और नॉन वोल्टाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। अब देखो जो सॉल्यूट है वो कितना बताओ, 0.5 ग्राम लिख देते हैं भाई, 0.5 ग्राम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास तुमको तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मोलर मास ऑफ ए कौन है बताओ, बेंजीन है, तो C6H6 कितना है, 78 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे इसने कहा 39 ग्राम है, यानी कि WA कौन है बताओ, यहाँ पर बेंजीन है, सोलवेंट है, तो C6H6 क्यों लिखा मैंने, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे पता लगेगा कि W मतलब गिवन मास किसका, बेंजीन का कितना है, 39, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद क्या बोला इसने मुझसे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कितना अच्छा बताओ, कितना अच्छा यार, सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, यानी कि किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें NVS है वो कितना है बताओ, 0.845, ठीक है ना, बार में गिवन है। फिर हमसे कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ
सॉलिड, जो उसमें ऐड किया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आपसे उसने उसका मोलर मास पूछा है, तो हम उसका मोलर मास बताएंगे। किसका बताओ? सोल्यूट का, यानी कंपोनेंट बी का, यानी कंपोनेंट बी का। तो यहाँ पर मैं सोल्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता, मुझे पता करना है। देखो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप पहले लिख लो, उसके बाद में जो पता करना है वो, और जो गिवन है वो, उसमें रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई साहब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला था बताओ क्या, डब्ल्यू बी इंटू एम ए। अब यहां पर ए भी नहीं रहेगा, ए कौन रहेगा बताओ? ए यहां पर रहेगा बेंजीन C6H6, क्योंकि बेंजीन क्या है? क्योंकि बेंजीन है आपका सोलवेंट, ठीक है ना। ए मतलब, अच्छा, ये पी ए जो था वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना, सॉल्यूशन में था। और पी नॉट ए हमारा क्या बन गया बताओ? प्योर बेंजीन C6H6। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? गिवन मास ऑफ कौन? सोल्यूट, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है बताओ? सॉल्वेंट है हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट C6H6 बेंजीन है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा बताओ? अपॉन में आएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो C6H6 आ गया, ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा बताओ? मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्यूट का मोलर मास हमारा ऐसे था ना फॉर्मूला भाई कुछ, सोल्यूट का मोलर मास आपका, हाँ नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सोल्यूट का मोलर मास आपका यही रहेगा। तो सोल्यूट कौन हमारा? नहीं पता, मोलर मास कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला, ये आपको गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, ये तुम्हें गिवन है, ये गिवन है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे और इसे कर देंगे सॉल्व। देखो बेंजीन का प्योर का कितना? प्योर का है 0.850, ठीक है, माइनस कितना है? इतना है सॉल्यूशन का, कितना? ये रहा 0.845, अपॉन प्योर का लिखना है, डिवाइड करना है 0.850 से। सब कुछ वैल्यू पुट कर दिया। सोल्यूट का गिवन मास कितना है? सोल्यूट का गिवन मास है 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ ये कितना है? बेंजीन 39 है। अब यहां देखो ध्यान से, गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना है? ओहो, मोलर मास ऑफ बेंजीन, ऊपर मोलर मास है तो यहाँ 78 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे ये गिवन मास 39 ग्राम है, और सोल्यूट का मास मुझे पता करना है, जो कि मेरा टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट है मेरा मोलर मास पता करना, किसका? सोल्यूट का मोलर मास पता करना, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज को रख दिया मैंने, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना बचेगा? 0. है ना भाई, 0.05 बचना चाहिए, ठीक है ना भाई। 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 4 में से 4 गया, 0 आ गया, 8 में से गया तो 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 0.850 आएगा, और यहाँ देखो ध्यान से 39 2 जा 78 हो जाएगा, 2 की इंटू करोगे 0.5 में तो 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से आप सभी को मैथ्स लगाना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और इसको आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। 0.850 अपॉन कितना आ जाएगा? 0.005। देखो तीनों पॉइंट हमने कैंसिल आउट, खत्म हो गया पॉइंट, तो क्या बचा? 850 बट्टे में 5। अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। एम कैपिटल लिखा हुआ है, नीचे छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूट, ठीक है ना, ध्यान रखना, तरीका है दिखाने का, है ना, मेथड है, तो अच्छा लगता है ऐसे लिखने से। फिर क्या होगा? 5 बन जा 5 हो जाएगा ना, इसको करो डिवाइड, 3 गया उधर, तो 5 बन जा 5, 3 गया 5 7 जा, और 0 ग्राम पर मोल। जो सोल्यूट इसमें ऐड किया है हमने, उसका मोलर मास 170 ग्राम पर मोल रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट जो है न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स आप करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। केमिकल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता है सोल्यूट का, वो पेपर में गिवन होगा, ठीक है ना। मोलर मास बस आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में बेंजीन का मोलर मास खुद ही इसमें देखो दिया हुआ था, ठीक है ना, 78 ग्राम पर मोल। बहुत बार क्या होता है, आपको बेंजीन का मोलर मास नहीं देगा, आपको फॉर्मूला देगा C6H6, तो इसके मास को देखो कैसे करते हैं। इस बेंजीन का मोलर मास आप निकाल सकते हो, कार्बन कितने हैं? 6 है, एक कार्बन एटम का मास होता है कितना? 12, 6 इंटू हो जाएगा प्लस
एक एच का होता है एक, 6H है, 6 से इंटू हो जाएगा, तो 72 प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा 78 ग्राम पर मोल। तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको मोलर मास नहीं देगा, केवल फॉर्मूला देगा, तो उस फॉर्मूले से आप लोग निकाल पाएंगे मोलर मास। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये रहा 1.9 आपके एनसीईआरटी में है, बुक ओपन कीजिए और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि RLBP पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है वो 298 केल्विन पर, वो ये है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये है। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपको गिवन है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, ये रहा केमिकल फॉर्मूला। देखो इस क्वेश्चन में आपको यूरिया बोल दिया है, फॉर्मूला भी दे दिया है, तो यहां पर यूरिया का यानी कि कौन सोल्यूट का मास, आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। ठीक है ना, उसको डिजोल्व करते हैं 850 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट करना है इसको वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो पहले आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करना है कैलकुलेट, उसके बाद आपसे इसने कहा है कि आप RLBP निकालिए। आपको पहले जो है P निकालना पड़ेगा, P सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताओ, P0A और मोल फ्रैक्शन ऑफ A से। ठीक है, ये आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक में जिसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगला बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है ना, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, और हाँ, हारा वही जो गिरकर उठा नहीं। आप हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, चाहे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे आप जरूर करिए। ठीक है ना, चलिए तो आप अपने इस बड़े भाई को विदा करिए, आपके आज्ञा लेता हूं और आपसे मिलूंगा इस वादे के साथ कि आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।